Hello everyone, welcome back to another session. My name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to begin from the question number 31. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं सो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ से देखना स्टार्ट करना। सो जनाब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है एंड अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे सो यहाँ पर मेंशन किया है कि एक सेकेंड। Hello everyone, welcome back to another session and my name sorry. Hello everyone, welcome back to another session. My name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to begin from the question number 31 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग अपनी जो दो वीडियोस हैं पिछली वाली उसमें हम लोग कर चुके हैं। सो यहाँ से देखते हैं जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें 45 क्वेश्चन आए थे आपके 2020 में। सो इसको ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। जनाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द ऑफिसर वॉर्न मी द ऑफिस अंटिल 5 o'clock। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे सो यहाँ पर ऑफिसर की बात की जा रही है कि द ऑफिसर वॉर्न मी। अब आपको पता होगा वॉर्न जो है हम किसी चीज़ के अगेंस्ट में करते हैं। अगर हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं सो किसी चीज़ के अगेंस्ट में दी जाती है कि आपको ये नहीं करना है या आपको वो नहीं करना है ना। हिंदी में हम ऐसा ही तो बोलते हैं ना। अगर आप किसी को वार्निंग देते हैं, चेतावनी, तो किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट में दी जाती है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो इसी चीज़ को यहाँ पर इन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है कि द ऑफिसर वॉर्न मी द ऑफिस अंटिल 5 o'clock। अब क्या लग रहा है ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है? टू लीव आएगा हमारे पास में, ये हैं चार ऑप्शन। टू लीव आएगा, डोंट लीव, नोट टू लीव, टू नोट लीव यहाँ पर है। सो वॉर्न किया जा रहा है किसी चीज़ के कि आपको जो है वो 5 बजे तक ऑफिस को नहीं छोड़ना है। ऑफिसर जो है उसने किसी पर्सन को वॉर्न किया होगा कि भाई आपको 5 बजे तक यहाँ से नहीं जाना है। सो क्योंकि क्वेश्चन देखकर तो हमें यही आइडिया लग रहा है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस चलेंगे जो हमें क्वेश्चन कह रहा है। सो क्वेश्चन में यही नेगेटिव सेंस आ रही है कि आपको नहीं करना है 5 बजे तक, तो एटलीस्ट ऑफिस जो है वो नहीं छोड़ कर जाना है। तो क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आएगा या नहीं आएगा? ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर टू लीव की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिस ऑप्शन, यू कैन से दिस ऑप्शन सजेस्ट दैट द ऑफिसर वांट यू टू लीव द ऑफिस अंटिल 5 o'clock which doesn't make sense in this context, so it would be wrong. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन 2 है हमारे पास में, डोंट लीव। डोंट लीव तो वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंटेंटेड मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर रहा है आपका। इंटेंटेड जो हमारे पास में आना चाहिए, सो ये तो वैसे भी हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, नोट टू लीव और टू नोट लीव। सो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सो वैसे भी आप जो है इसको बता देंगे कि यहाँ पर आएगा हमारे पास में नोट टू लीव। अगर मैं ग्रामेटिकली जाऊँ तो देखिए जनाब, आपके पास जो है ना, जो टू है वो हमेशा अपने बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। आपको पता होगा वर्ब की जो है वो हमेशा टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज़ से भी आप देख सकते हैं। सो टू के बाद में कभी भी नोट तो कभी नहीं आ सकता। ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है क्योंकि टू के बाद हमेशा जो है वो वर्ब की, आपकी अगर वर्ब गिवन है क्वेश्चन में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए आपके पास में जो है वो ये भी ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टू के बाद डायरेक्टली नोट दिया है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा सी ऑप्शन, कि द ऑफिसर वांट मी नोट टू लीव द ऑफिस अंटिल 5 o'clock, कि हमें जो है ऑफिस मतलब 5 बजे तक आपको ऑफिस छोड़कर नहीं जाना है। ये स्ट्रक्चर आएगा। अगर इसको और थोड़ा सा समझना है सो मैं यहाँ पर एक मॉडल्स जो होते हैं पार्शियल मॉडल जो कि नीड जानते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को। एक एग्जांपल सपोज कीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मुझे किसी को बोलना है कि तुम्हें जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सेंटेंस में ये लिखना पड़ेगा, दे डू नॉट दे डू नॉट नीड टू गो देयर। यही तो होगा ना यहाँ पर, कि उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट नीड टू गो देयर, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीड ऑफ दिस, इसको आप पार्शियल मॉडल में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको एज ए नीड को मॉडल की तरह यूज़ करेंगे तो आप इसको लिखेंगे, दे नीड नॉट गो देयर। दे नीड नॉट
गो देयर। ये वाला जो है हमारे पास फर्स्ट वन और सेकंड वन, इन दोनों का ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट इनका जो मीनिंग है वो सेम है। प्रायोरिटी का भी यहाँ पर कोई गेम नहीं है। आप या तो ये बोलिए कि उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो हम नीड होता है मॉडल्स जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि मॉडल जो है नीड पार्शियल मॉडल होता है हमारे पास में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही जो सेंटेंसेस यहाँ पर गिवन हैं दोनों सही हैं, अपना अपना मीनिंग जो है उनका वो भी सेम है कि दे डू नॉट नीड टू गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर नीड नॉट टू गो देयर आएगा ना, इसके बाद में टू आना चाहिए। सो यही चीज़ आपको जो है मॉडल्स में पढ़ाई जाएगी। आपको आपको लग रहा होगा यहाँ पर नीड के बाद तो टू आना चाहिए ना, क्योंकि हमको लगता है कि फ्लो में हम बोलते हैं दे नीड नॉट टू गो देयर। सो ये जो है ना ये गलत होता है, टू नहीं आएगा यहाँ पर। इसी चीज़ को आप यहाँ से जो है ना लगा सकते हो कि देखिए नोट पहले आया है, नोट के बाद में जो है वो आपके पास में क्या है, वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म आई है। टू तो आएगा ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम मॉडल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं क्या है कि पहले नोट आता है, उसके बाद में जो है आपके पास में पहले नोट आता है, उसके बाद आप जो है इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम जो है जेरेंट भी बोल सकते हैं, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास में, हरी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस डायरेक्ट। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है आपके पास में, ये जो है ये है नरेशन। जहाँ तक मुझे लगता है इस वाले पेपर में 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी किए थे हमने, तो ये तीसरा है। इसका मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज है आपके एग्ज़ाम में नरेशन की अगर हम बात करें। सो जनाब अगर नरेशन आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आप इसको डायरेक्टली टिक कर देंगे। अगर नहीं पढ़ा है आपने, सो देखते हैं जितना भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं इसको, बाकी टिक तो करेंगे ही आंसर को। देखिए ये जो है आपके पास में यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट दिया है, ये इनडायरेक्ट में जो होता है, ये हरी जो है ये कौन है, यहाँ पर स्पीकर है। हरी ही तो कह रहा है ना, हरी ने कहा। सो हरी जो है ना वो स्पीकर है। अगर हरी स्पीकर है, सो एक बात बताइए, अगर मुझे बोलना है कि आई वॉन्ट टू गो देयर, तो मैं आई लगाऊंगा ना, अगर मैं स्पीकर हूँ मुझे बोलना है कुछ। तो यही चीज़ जो है ना, आप नरेशन में किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ये जो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इन्वर्टेड कॉमास में जो पहला वाला जो क्लॉज में जो है हमारे पास में सब्जेक्ट होता है, वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये हरी है वही यहाँ पर बैठा होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे बोलना है तो मैं खुद बोलूँगा ना कि आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं ये थोड़ी बोलूँगा ही वॉन्ट टू गो देयर। अगर मुझे ये इंटेंड करना है कि ही वॉन्ट टू गो देयर, इसका मतलब मैं किसी ना किसी को जो है वो बतला रहा हूँ, किसी और की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है जो स्पीकर होता है वो खुद अपने आप को बता रहा होता है। सो इसलिए ये जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसलिए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई आना चाहिए एटलीस्ट, ही तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ही तो इसका मतलब कोई और कह रहा है, जबकि यहाँ पर स्पीकर कौन है हमारे पास में, हरी है। हरी अपने बारे में ही तो बता रहा है कि हरी ने कहा कि अब जो भी है आई हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस, मैं वेट कर रहा था एजेस का, या फिर आई हैव बीन, वो हम देखेंगे। सो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि स्पीकर अपने बारे में बात कर रहा होता है यहाँ पर, सो यहाँ आई आएगा अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में। ऑप्शन ए तो आपके पास में वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही दिया है, यानी कि थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, वो नहीं हो सकता। अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन आना है हमारे पास में। जनाब अगर आप डायरेक्ट यानी कि क्वेश्चन में देखेंगे, सो यहाँ पर है हैड बीन वेटिंग। और आपको पता होगा कि नरेशन में मुझे अगर लिखना है यहाँ पर थोड़ा सा, अ, अगर मैं एक सेकंड ज़रा, मुझे देखिए, अब मुझे यहाँ पर बतलाना है आपको। ओके, सो अगर हम नरेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो कि आपको याद रहेगा उसके लिए मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए ये नरेशन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसमें, एक सेकंड ज़रा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कौन सी लाइन में। हम लोग जो है वो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए नरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं जनाब,
सो नरेशन का आप हमेशा याद रखना, क्या होता है ना कि आपका जो टेंस है नरेशन में हमेशा चेंज होता है। नरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारे पास में, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका टेंस हमेशा चेंज होता है। कैसे? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, एंड यहाँ पर हम बात की जा रही है पास्ट टाइम की, क्योंकि नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अपना टेंस क्या करती है, चेंज करती है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको पास्ट टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे मेंशन करना है, आप बोल सकते हो कि अगर आपका जो डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में अगर कोई भी जो टेंस दिया है इनडायरेक्ट में, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, सो जो आपके पास में जो डायरेक्ट में है वो किस चीज़ में आएगा, वो आएगा आपके पास में पास्ट इंडेफिनिट में, जो रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी कि प्रेजेंट का आप बोल सकते हो जो भी आपके पास में वर्ब दी होगी, वहाँ पर गिवन वर्ब होगी, वो पास्ट हो जाएगी अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो। यहाँ हमें बोलना है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपके पास में वहाँ दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अगर आपके पास में दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर वहाँ पर दिया है प्रेजेंट, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं परफेक्ट में, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। तो वही चीज़ हमें जो है वो यहाँ पर देखनी है, क्या है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखेंगे, सो हमने बोला, अभी क्या बोला कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो चेंज होती है। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर जो है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पास्ट है ना, ये पास्ट में गिवन है, और ये जो है आपका कॉन्टिन्यूस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर ये परफेक्ट है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है यहाँ पर, यहाँ है ये पास्ट, एंड ये है आपके पास में परफेक्ट, और ये है आपके पास में कॉन्टिन्यूस। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आप सोचिए इसको हम जो है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वही आना चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, ये ऑप्शन तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे कि फर्स्ट वाला तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हरी जो है वो अपने आप के, ये जो स्पीकर होता है, ये यहाँ पर जो अपने इन्वर्टेड कॉमास में है यही स्पीकर होता है, और हरी जो है वो हमेशा आई बोलेगा ना कि ही बोलेगा, अगर अपने आप की बात कर रहा है वो कि मैंने कहा। सो ये ऑप्शन तो हमारे हमारे पास में हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे पास डायरेक्टली इसका इनडायरेक्ट में दिया है, तो इसका डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लीजिए किस किस में है, क्या ये है प्रेजेंट, नहीं ये तो पास्ट है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, एज इट इज़ हमें दे दिया ऊपर। उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास में प्रेजेंट, एंड ये है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं आएगा, यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं आएगा हमारे पास में। तो सिंपल है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट, ठीक है, एंड ये है परफेक्ट, एंड ये है आपके पास में कॉन्टिन्यूस। सो बस यही चीज़ थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही आपने यहाँ पर ये इनडायरेक्ट दिया था, और इसका इन्होंने जो है वो डायरेक्ट बना दिया, क्या कि हरी ने कहा ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस, और यहाँ पर क्या था, हरी ने कहा, हरी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। अब कोई और बता रहा होगा तो उसने कहा कि हरी ने कहा ही हैड बीन वेटिंग फॉर एजेस। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, और ये टॉपिक तो पढ़ने ही है जनाब, क्योंकि यहाँ पर पी वाई क्यू एस कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन में आपको पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार, आपको भी पता है। जितना हो सकता है इतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इससे पहले तो आपको इसके कंसेप्ट जानने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया, सो मुझे लगता है कि इट्स मोर देन इनफ। और हमेशा याद रखिएगा कि जो वॉइस होती है आपकी, उसमें टेंस चेंज नहीं, उसमें जो आपका टेंस है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपकी नरेशन है उसमें टेंस होता है। अगर प्रेजेंट में है तो आपका पास्ट हो जाता है, पास्ट है तो आपका जो है पास्ट ऑफ पास्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें चेंज होता है हमेशा नरेशन में। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइस और नरेशन में, तो नरेशन में चेंज होती है आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और वॉइस में सेम रहती है, उसमें चेंज नहीं होती है। चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास में, एंड यहाँ पर गिवन है मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। ओके, अब यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की बात की जा रही है कि एवरी एवरी विंटर में, हर
यानी कि हर विंटर में यहाँ पर क्या होता है, अब बर्फ़ की बात हो रही है। एंड ये जो है ना, अगर इसकी बात करूँ मैं, सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम किसी भी हैबिट को शो करने की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है हमारे पास में, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, सो वो किस चीज़ को शो करने की बात करता है। देखिए, आपकी जो भी डेली रूटीन एक्शंस होते हैं, है ना, जो डेली आपके रूटीन एक्शन होते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, जो आप अपनी, या फिर आप अपनी हैबिट को बता रहे होते हैं, हैबिट शो कर रहे होते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि आप खाते हैं, आप पीते हैं, जो डेली रूटीन एक्शन है और जो आपकी हैबिट होती है कि आप जल्दी सुबह में उठते हैं या रात में देर से सोते हैं, ये सारी ही चीज़ें किसमें हम शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट का और क्या काम होता है, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, वो यूनिवर्सल फैक्ट को भी शो करता है कि जो हमारे पास में अर्थ है वो क्या करती है, सूरज के अराउंड, जो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, फैक्ट है। हमेशा जो है सूरज कहाँ से निकलता है, सन हमारा ईस्ट से निकलता है। सो ये भी एक क्या है, फैक्ट है। या दो और दो मिलकर हम क्या बनाते हैं, फोर। टू और टू मेक, क्या होता है, टू एंड टू मेक फोर। तो ये भी एक क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट है ये। सो इन चीज़ों को हम हमेशा किस चीज़ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ बोल रहे हैं आपका, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। मतलब क्या है कि फ्रैंकफर्ट में जो है हर विंटर में क्या होती है, बर्फ पड़ती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये अगर मुझे बी ऑप्शन लगाना है तो ये है इट स्नोड। इसका मतलब एक बार की, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। और आपको पता होगा बहुत अच्छे से इस चीज़ का कि जो पास्ट एक्शन है ना, वो एक बार की बात कर रहा होता है। दिस ऑप्शन, इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, सो दिस ऑप्शन is in the past simple past you can say also, which indicates a specific event that happened in the past. However, the sentence is discussing a recurring event that happens every winter, so past tense is not appropriate here. Okay, so यहाँ पर जो है, ये जो फर्स्ट वाला है ना आपके पास में, ये वन टाइम एक्शन को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर हर बार की बात की जा रही है, एवरी टाइम की बात की जा रही है कि बहुत बार जो है क्या होता है, हर विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी बर्फ पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, वन टाइम एक्शन हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको पता है कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है जो प्रेजेंट में हो रहा है उसकी बात की जा रही होती है, जबकि यहाँ पर एक हैबिचुअल मैनर की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी एक जो हैबिट को अगर मैं शो करने की कोशिश करूँ तो। ठीक है। हैबिचुअल एक्शन जो भी है हर विंटर में होती है, हैबिचुअल एक्शन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वन टाइम एक्शन की बात कर रहा होता है, यानी कि एक ही बार को, जो करंटली अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, सो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, करंटली हो रहा है, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता आपके पास में। इट इज़ स्नो, ये तो वैसे भी ग्रामेटिकली आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्नो है वो क्या है आपके पास में, स्नो एक नाउन है और वो डायरेक्टली वर्ब के साथ में एज ए वर्ब हम यूज़ नहीं कर सकते। स्नो क्या है जनाब, स्नो जो है वो आपके पास में एक नाउन है, और यहाँ पर इसके बाद में डायरेक्टली बात कर रहा है, इसका मतलब इसको वर्ब बना रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इट स्नोज मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट, मतलब हमेशा जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हर विंटर में, कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट में। सो ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं क्यों नहीं हो सकते, अगर ये नहीं हो सकते तो उसका रीज़न हमें जानना है क्यों नहीं हो सकते। ओके, सो यहाँ पर है पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस ऑफ फार्मर्स। सो मेजी, ये तो ओके। देखिए यहाँ पर ना स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे मेजी तो नहीं, मेज होता है, मक्का जिसको बोलते हैं ना हम। सो ये आएगा MAI, ये स्पेलिंग एरर कर दी इन्होंने, कोई मसला नहीं है। फार्मर्स सो मेज इन द रेनी सीजन, ये चीज़ हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए जनाब, अगर मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करूँ तो बहुत थोड़े से वर्डों में, सबसे पहले तो सो देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, ये जो सो होता है आपके पास में, इसको बोलते हैं बीज बोना। हिंदी में अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास में बीज बोना, सो का मतलब होता है। ठीक है। यानी कि फार्मर सो मेज इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो मक्का बोते हैं कौन, फार्मर्स जो है रेनी सीजन में मक्का बोते हैं, ये चीज़ की हम बात कर रहे हैं। सो जो है ये भी मुझे बताना है यहाँ पर, सो जो है आपकी वर्ब एज ए यूज़ कर रहे हैं, सो ये इर्रेगुलर वर्ब है जिसकी थ्री फॉर्म्स होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो की फर्स्ट फॉर्म तो सो ही रहेगी, सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी सोड, SOWED,
एंड जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है SOWN, सोन हमारे पास में, है ना। इर्रेगुलर वर्ब है तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। यहाँ से अगर मैं बहुत थोड़े शब्दों में बात करूँ, सो चलिए इसको वाइट है हमारे पास, इसको रफ करने के बाद ना यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पैसिव वॉइस में क्या है। देखिए जनाब, ये जो हमारे पास में एक्टिव पैसिव है, मैंने क्या बोला, नरेशन में टेंस जो है वो आपका चेंज होता है, बट अगर मैं बात करूँ आपके वॉइस में, सो वॉइस में जो है ना कभी भी जनाब आपका सेंटेंस चेंज नहीं होता। इस चीज़ का जो है आप हमेशा याद रखना कि जो वॉइस है, ये जो वॉइस होती है ना हमारे पास में दो तरह की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो हम सेंटेंसेस जनरली बोलते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होती है, वो एक होती है हमारे पास में पैसिव वॉइस। इसमें जो है ना आपका सेंटेंस लिख लेना चाहिए आपको, सेंटेंस का जो टेंस होता है, का जो टेंस होता है, टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। इंग्लिश में लिख दूँ मैं अगर चाहूँ तो, डेट डजंट चेंज, डजंट चेंज। आपका जो वॉइस में है ना वो आप क्या याद रखेंगे कि टेंस चेंज नहीं होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की यहाँ पर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम बात करते हैं अपनी, हमारे पास जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। आपको पता होंगे दो तरह के अभी हमने बताया, एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, क्या होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर आता है हमारे पास में सब्जेक्ट, है ना। यही तो होता है हमारे पास में, सब्जेक्ट प्लस आपकी होती है वर्ब, प्लस उसका जो है जो भी ऑब्जेक्ट होता है, या फिर डूअर बोल देते हैं हम इसको। वहीं अगर मैं पैसिव वॉइस में बात करूँ तो पैसिव में आपका स्ट्रक्चर जो होता है ना जनाब वो होता है सब्जेक्ट प्लस आपके पास में हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी, इज, एम एंड आर। वो आपको पता है, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर आई है तो आई के साथ एम आता है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी जो है वो प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपको पता है क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ देखिए यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब है अगर एक्टिव में देखेंगे तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है हमारे पास में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके बाद प्लस आता है हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्लस लगाने के बाद में बाई, जो भी बाई लगाएंगे हम या प्रपोजिशन मुझे बोलना चाहिए, और उसके बाद में उसका डूअर, जो भी हमारे पास में डूअर होगा, करता उसका करने वाला, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, ये हमारे पास दिया है इन्होंने पैसिव वॉइस, हमें ऑफ इसका पैसिव वॉइस बताना है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस अगर देखेंगे तो यहाँ पर फार्मर्स है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास में ये हो जाएगी वर्ब, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अभी हमने क्या बताया, अगर ऐसा है हमारे पास सबसे पहली बात तो इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा जनाब। जो आपका एक्टिव वॉइस में टेंस है वही आपका जो है वो पैसिव वॉइस में टेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को लिखने की बात करूँ तो हमारे पास पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद में मेज़ है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, मेज़, यानी कि जो मक्का है, उसके बाद हमने क्या बोला था, इज़ एम आर, यहाँ पर आएगा हमारे पास में इज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेज़ इज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास में, सो है, और अभी हमने थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोन। मेज़ इज़ सोन, ठीक है, मेज़ इज़ सोन, और बाकी जो भी आपके पास में एडवर्बियल फ्रेज बची है ये हम जो है लिख देंगे। अगर मेज़ बोई जाती है तो कब, इन द रेनी सीजन, ये एज इट इज़ लिख देंगे हम, इन द रेनी सीजन, इन द रेनी, एंड ये हो जाएगा आपके पास में सीजन, ठीक है जनाब। तो ये देख लीजिए जहाँ पर भी ये ऑप्शन है वो आप उसको टिक कर दीजिए। क्या है, मेज इज़ बीइंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आता अगर हमारे पास में कॉन्टिन्यूस टेंस होता। फार्मर्स सो द रेन, ये तो डायरेक्टली इन्होंने एज इट इज़ लिख दिया, एंड नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अब हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा ए, मेज इज सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। तो समझ गए होंगे, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और जो हम पैसिव में अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो वो होता है हमारे पास में क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर,
ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बता दिया। ये एज इट इज़ स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। इसमें टेंस नहीं चेंज होता है, जो आपका टेंस होगा और सेंस हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है अकम्प्लिश। अगर जनाब मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है। कुछ और भी वर्ड हैं इसके साथ साथ में अकम्प्लाइज के बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना, मैं लिख देता हूँ, सिनोनिम ही है इसी के, आप लोग याद रख लेना इनको। एक होता है अबेटर, ठीक है, एक है आपके पास में अबेटर, एंड एक होता है एसेसरी। ये आप जब लॉ में चले जाएंगे सो फर्स्ट ईयर में ये सारे लीगल वर्ड्स होते हैं, इनको पढ़ेंगे। अकम्प्लिश, अबेटर, एसेसरी। एक वर्ड और है हमारे पास में और वो होती है कन्फेडरेट, यानी कि ये हेल्पिंग हेल्पर होते हैं ये सब। कन्फेडरेट, ये आपके सब सिनोनिम हो गए इसके। आप चाहे अकम्प्लिश बोलिए, अबेटर, या फिर एसेसरी, या फिर कन्फेडरेट। इनके अगर मैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही हम बात करें इनके मीनिंग के, सो ये होता है हेल्पर इन क्राइम। सो कोई भी अगर क्राइम कर रहा है तो उसको जो इनिशिएट या फिर उसकी हेल्प कर रहा है उसको ही हम बोलते हैं हेल्पर इन क्राइम। ठीक है, आपके पास में अकम्प्लिश भी हेल्पर इन क्राइम, अबेटर भी, एसेसरी भी और कन्फेडरेट भी, इन सबका एक मीनिंग बोल सकते हैं आप, हेल्पर इन क्राइम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, एंड एसोसिएट इन क्राइम, ये ऑप्शन हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, ओके। सो द वर्ड एप्रीहेंड, एप्रीहेंड भी काफ़ी अच्छा वर्ड है आपके जो एग्ज़ाम के लिए है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और एप्रीहेंड का मीनिंग होता है किसी को भी अरेस्ट करना। एप्रीहेंड सिंपल सा अरेस्ट हो जाएगा, सो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। इसको भी हमें, बाकी और ऑप्शन मुझे नहीं लगता यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है। एंजाइटी है यहाँ पर, अफ्रेड है, एडवांस है, सो ये तो आपको अदर जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से उनका मीनिंग पता होगा। इम्पीच, इम्पीच भी मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्पीच अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, या फिर किसी भी हाई अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर का इम्पीचमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं कि चार्ज इन मिसकंडक्ट इन ऑफिस, चार्ज विद मिसकंडक्ट इन ऑफिस। अगर अपना वो काम नहीं कर रहे हैं तो वही, यानी कि उनका एक तो होता है हम अपनी इच्छा से रिज़ाइन देते हैं, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी की हाई अथॉरिटी की पोस्ट, जैसे कि सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सो इनको जब आप कुर्सी से छुड़वाने की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्पीच करना, यानी कि चार्ज विद मिसकंडक्ट इन ऑफिस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट, एंड यहाँ पर हमें देखना है। ओके, सो वन के बारे में बात की गई है। वन अगर आपने देखा हो तो वन जो है हमारे पास में क्या होता है जनाब, वन होता है आपका प्रोनाउन। सो इसके लिए मुझे अगेन ज़रूरत पड़ेगी कुछ एक वाइड स्लाइड की, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है वन के बारे में। अगर आपने इतना भी कर लिया सो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। वन हम देखते हैं यहाँ से। वन आपका क्या होता है, वन आपका एडजेक्टिव भी होता है, एंड वन आपका जो है वो प्रोनाउन भी होता है। दोनों ही चीज़ें इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों होती है। देख लेते हैं हम लोग। देखिए जनाब, अगर हम वन की बात करते हैं, जो वन है, सो वन की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो आपका एज एन एडजेक्टिव भी होता है, एंड वन आपका जो है वो प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन भी होता है आपका वन। कैसे, देखिए, जैसे कि अगर मुझे बोलना है यहाँ पर, कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हैं। सपोज़ मुझे बोलना है कि वन बॉय वॉज रेडी, वन बॉय वॉज रेडी टू हेल्प मी, यानी कि एक लड़का जो है वो मेरी मदद करने के लिए क्या था, रेडी था। यहाँ पर अगर वन की आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एज एन एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन ये है हमारे पास, एंड इसको डिफाइन कर रहा है कि एक लड़का था, कितने, एक लड़का, तो ये एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर वन। उसी को अगर हम इसको, मुझे लिखना है प्रोनाउन बनाना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा वन, ये येलो कलर हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं इसको, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम टू मीट मी, टू मीट मी। अब यहाँ पर अगर आप बात देखेंगे तो क्या है कि स्टूडेंट्स में से, बहुत से लड़कों में से जो है, यहाँ पर है ना, स्टूडेंट्स में से बहुत से लड़कों या फिर बहुत से स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो मुझसे मिलने आया था, एक स्टूडेंट। और आपको पता होगा इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है।
सो बहुत से स्टूडेंट्स में से कितने, एक आया था। तो यहाँ पर किस चीज़ को स्टूडेंट बार बार तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ये शो कर रहा है किसको, प्रोनाउन को। ठीक है जनाब, यहाँ पर प्रोनाउन हो रहा है, वहाँ पर ऊपर जो है वो हमारे पास में ये एज एन एडजेक्टिव हो रहा है। तो ये तो हुई हमारी इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर हम बात करें क्या होती है, वन आपका प्रोनाउन भी होता है और वन जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव भी होता है। इसी को आप जो है इसका कंसेप्ट क्या हुआ फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा कि अगर वन है आपके पास में, देखिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर वन है, सो वन आपका जो है अगर एज एन एडजेक्टिव आपने यूज़ किया है या फिर इसको डेटर्मिनर भी बोलते हैं, तो इसके बाद हमेशा आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा प्लस के बाद में एक नाउन चाहिए। और वो नाउन क्या होता है आपको पता होगा, वो नाउन आपके पास में सिंगुलर आएगा। एंड उसी के साथ में जो वर्ब है वो आपकी क्या आएगी, वो भी आपके पास में सिंगुलर आएगी। एंड जो पोजीशन है वो भी आपके पास में क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी पोजीशन भी। तो ये चीज़ हुई हमारे पास में, अगर हम वर्ब को वन को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। ये जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी एंड इसी नाउन के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन आएगी। कैसे, जैसे कि मुझे बोलना चाहिए, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर लीजिए वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, सो वर्ब क्या आएगी, हैज़ आना चाहिए या फिर हमारे पास में हैव आना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पर आएगा वन स्टूडेंट हैज़, क्योंकि वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए। और उसके बाद हमारे पास में है वन स्टूडेंट हैज़ पोजीशन। फिर हम बात करेंगे किस चीज़ की, पोजीशन। सो जनाब क्योंकि स्टूडेंट है यहाँ पर, अब स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हिस को, हिस भी यहाँ पर सही आएगा। उसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी आएगी हर आएगा, हर भी सही आएगा। एंड आपके पास में इट्स भी सही आएगा, क्या इट्स भी सही हो सकता है। एंड यहाँ पर आप लिख देंगे वन स्टूडेंट हैज़ हिज और या फिर इट्स वर्क, हर किसी के पास अपना अपना क्या है, काम है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ बॉय लिख दिया मैंने, वन बॉय, सो फिर आपके पास में आएगा हिज। अगर मैंने इसको गर्ल लिख दिया यहाँ पर, वन गर्ल, फिर आएगी आपके पास में जो पोजीशन है वो हर आएगी। सो ये यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, है ना, एज एन हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आपका जो है वो किस चीज़ का हो जाएगा, प्रोनाउन का कंसेप्ट हो जाएगा। सो वन जो है सेम ही लिख लेना, यहाँ पर बस प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पर छोड़कर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वन जिस टाइम आपका प्रोनाउन को शो करेगा, प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद में रिप्रेजेंट किसी ना किसी नाउन को करेगा ना ये। सो यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी। एंड जो आपकी पोजीशन आएगी वो भी आपके पास में क्या आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। और जो वन की पोजीशन होती है वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ये जो वन की जो पोजीशन होती है वो आपके पास में वंस होती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में वन होता है एंड वन की जो पोजीशन है वो आती है वंस। और ये जो वन है ये तीन होते हैं, वन वन वन, आपको सेम लग रहा होगा बट ये वन की जो पोजीशन है, ये तो वन है ही प्रोनाउन, और ये शो करता है बहुत ज़्यादा जब आपके पास में रिप्रेजेंट मोर देन वन, बहुत सारे वन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आइए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये चीज़ आपको देख लिया होगा आपने। यहाँ पर है वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वॉट सेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन है एज ए प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अब ना ही तो हमें नहीं पता किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यहाँ पर गर्ल होता या बॉय होता तो गर्ल के केस में तो हम शी इसका जो है यानी कि इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, शी हम लगा देते। अगर यहाँ पर कहीं न कहीं बॉय दिया होता तो हम ही लगा देते। बहुत सारे लोग जो हैं तब हम दे लगा देते। बट ये तीनों ही केस आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों ही नहीं है यहाँ पर, तो इसके केस में जो वन की पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक जनरल फैक्ट की बात कर रहा है कि हर किसी को जो है ना वो क्या, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। तो जो भी कोई वर्ड अपनी कहता है उस पर क्या है, उसको सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी ज़बान से कोई भी वर्ड निकल रहे हैं तो उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। अब डायरेक्टली यहाँ पर ना ही तो ही की बात की जा रही है, ना ही यहाँ पर शी की बात की जा रही है, दोनों की बात नहीं, ना ही यहाँ पर दे की बात की जा रही है। सो ये कंसेप्ट होता है, अगर आप इस कंसेप्ट को पहले वन को अगर पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, वन जब रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर नाउन है, तो बहुत ईजिली आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वन का ही आपको, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा।
एक क्वेश्चन है आपके पास में वन का, जैसे कि वन शुड डू, हर किसी को करना चाहिए क्या। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं आपके पास में, वन शुड डू, क्या यहाँ पर हिस आएगा, है ना, पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर हर आएगा हमारे पास में, क्या यहाँ पर इट्स आएगा, क्या यहाँ पर हमारे पास वंस आएगा, एंड वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम। तो एक जनरल ट्रूथ की बात की जा रही है ना, जनरली हमारे पास में केस में बात की जा रही है। सो वन शुड डू हिज वर्क, हर वर्क, इट्स वर्क और वंस वर्क ऑन टाइम। अगर यहाँ पर वंस नहीं देते हम तो हो सकता है हिज, ज़्यादा प्रायोरिटी हम हिज को देते, फिर हर के लिए, फिर हम इट्स के लिए। और अब तीनों में से ही हमें स्पेसिफिक नहीं है, तो हिज भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, इट्स भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हर एक को करना चाहिए। तो यहाँ पर वन है, सो वन की ही जो पोजीशन होती है वो क्या होता है, वंस होती है। ठीक है, वन की जो पोजीशन आती है वो क्या आती है, वंस आती है, यानी कि हर एक को अपना जो काम है वो क्या, समय पर करना चाहिए, वंस। इसलिए यहाँ पर भी ये हमारे पास में वन ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो वर्डिक्ट है ना, वर्डिक्ट इज अ सिंगल काउंटेबल नाउन। आपके पास में जो वर्डिक्ट होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जो जनरली अपने से पहले आर्टिकल को जो है ना वो लेता नहीं है। जनरली ये जो कुछ नाउन्स होते हैं हमारे पास में, जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जो अपने से पहले आर्टिकल को प्रेफर नहीं करते हैं, वो कभी भी अपने आर्टिकल को नहीं लेते हैं। जैसे कि ना इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करने की बात, इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करने की बात करें, तो एक चीज़ मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी से भी बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर डिसीजन, व्हाट इज़ योर डिसीजन, यही तो हम बोलते हैं ना, व्हाट इज़ योर डिसीजन, यही चीज़ है। सो जैसे डिसीजन से पहले आपका कभी भी आपने कभी आर्टिकल ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा और दा भी नहीं आएगा, कभी भी डिसीजन से पहले, है ना। व्हाट इज़ आर डिसीजन, व्हाट इज़ द डिसीजन, कभी आपने सुना है। सो ये कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे कि डिसीजन है, वर्डिक्ट है, और भी आपके पास में गिल्टी होता है, इनोसेंट होता है, ये कभी भी अपने से पहले आर्टिकल जो है वो नहीं लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज़। अच्छा, वर्डिक्ट होता क्या है, वर्डिक्ट आपको पता है ना, जूरी का जो भी डिसीजन होता है, ग्रुप ऑफ जजेस का जो फैसला होता है, जजमेंट होती है, उसको ही हम वर्डिक्ट बोलते हैं, यानी कि फैसला अगर आप बात करें। सो ग्रुप ऑफ जजेस का जो भी जजमेंट आएगा उसको ही हम बोलेंगे वर्डिक्ट। इसीलिए यहाँ पर ए भी नहीं आएगा, एंड एन भी नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। मैंने क्या बताया, कुछ नाउन होते हैं जैसे कि वर्डिक्ट है, डिसीजन है, गिल्टी है, इनोसेंट है, इनसे पहले जनरली हम जो है वो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कभी आप नहीं बोलते होंगे कि व्हाट इज़ योर आर डिसीजन, व्हाट इज़ योर द डिसीजन, या फिर व्हाट इज़ द डिसीजन, कभी नहीं ना, व्हाट इज़ डिसीजन सिंपल हम लोग बोल देते हैं, या फिर व्हाट इज़ योर डिसीजन। सो ये भी हमारे पास में वर्डिक्ट से पहले कभी भी हम जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही डिसीजन, फिर हमारे पास गिल्टी भी है, इनोसेंट भी है, बहुत सारे जो है हमारे पास नाउन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ट्रेजिक। ओके, सो यहाँ पर अगेन वोकेबलरी आ गई, एंड यहाँ पर बोला है हमसे चूज द वर्ड अपोजिट, एंटोनिम की बात कर रहे हैं, ट्रेजिक का एंटोनिम हमें बताना है। पहली बात तो ट्रेजिक का मीनिंग होता क्या है, हमें ये देखना है ना, तभी तो हम एंटोनिम बता पाएंगे इसका। सो ट्रेजिक का मीनिंग होता है जनाब वेरी सैड। ठीक है, ट्रेजिक का मीनिंग है हमारे पास में वेरी सैड, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो। सो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है एंटोनिम क्या आ जाएगा, यानी कि वेरी सैड, बोरिंग, मिस्टीरियस, कॉमिक, इनक्रेडियस। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेजिक यानी कि वेरी सैड। कॉमिक क्या होता है, कॉमिक आपको पता होगा, कॉमेडी से बनकर मिलकर बना है, ये जो वर्ड है हमारे पास में कॉमिक, कॉमिक हो जाएगा कनेक्टेड विद कॉमेडी, जिसको देखकर हंसी आए, है ना। कॉमिक क्या है हमारा, कॉमिक कनेक्टेड विद कॉमेडी, कॉमेडी, ये जो है कॉमिक जो है इस वर्ड से मिलकर बना है, कनेक्टेड विद कॉमेडी, जिसको देखकर हमें पढ़कर या देखकर क्या हो, हंसी आए, वो चीज़ हो जाएगी। मिस्टीरियस तो आप जानते हैं, थोड़ा सा मिस्टीरियस क्या होता है ना, जो इसमें मिस्ट्री है एंड काफ़ी छुपा हुआ है जो दुनिया की नज़रों से। बोरिंग तो बोरिंग है ही। इनक्रेड्यूलस, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको हमें देखना है। सो इनक्रेड्यूलस को देखने से पहले जो है ना, हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड होता है क्रेड्यूलस, ये है, इसको अगर मैं क्रेड्यूलस की बात करूँ,
सेम ही इसका सिनोनिम होता है नेव, NAIVE नेव, एंड एक होता है गलीबल। ये तीन जो है ना, ये आपके क्रेडुलस के जो सिनोनिम होंगे। इनका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये लोग वो होते हैं जो ईजिली किसी पर भी क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, चाहे सामने वाला जो है वो आपका झूठ ही बोल रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा फिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो वल्नरेबल हैं ये लोग, जो बहुत ही ईजिली इनोसेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो किसी पर भी बिलीव कर लेते हैं चाहे वो झूठ ही हो। तो हम क्या बोल सकते हैं इनको? रेडी रेडी टू बिलीव, रेडी टू बिलीव ईजिली। नॉनसेंस चीज़ें हैं कोई भी, है ना, कोई कुछ भी नॉनसेंस चीज़ बता रहा है उस पर भी इजीली क्या कर लेंगे, ये बिलीव करेंगे। सो इनक्रेडुलस क्या हो जाएगा? जो इजीली क्या करें, यहाँ पर है कि रेडी टू बिलीव इजीली, इनक्रेडुलस इसी का ही एंटोनिम हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉट रेडी टू बिलीव इजीली। आप चाहें तो इसको लिख लेना यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? जो किसी पर भी बहुत ही ईजिली विश्वास ना करे, इनक्रेडुलस। नॉट रेडी टू बिलीव ईजिली, आप खुद लिख लेना इसको यहाँ पर, ठीक है। इनक्रेडुलस का मीनिंग ये हो जाएगा। बाकी ये भी मैंने आपको सिनोनिम, एक नेव बताया हमने एंड एक गलीबल बताया हमने। स्टार्टल्ड, ओके। सो एंटोनिम ऑफ, अगेन यहाँ पर एंटोनिम पूछा है। सबसे पहली बात तो स्टार्टल का मीनिंग क्या होता है जनाब? स्टार्टल एंड एस्टोनिश, ये जो है ना, एक वर्ड होता है आपके पास में एस्टोनिश, स्टार्टल, स्टार्टल एज ए वर्ब यूज करते हैं, और एक है हमारे पास में एस्टोनिश, एस्टोनिश। इनके दोनों की ही अगर हम मीनिंग की बात करें, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे ना, ये बोल सकते हो आप कि हम्म, बहुत ही जल्दी क्या हो जाना, चौंक जाना, या फिर काफ़ी ज़्यादा इनका अगर हम बात करें तो चौंका देना किसी को, या फिर चौंक जाना। एस्टोनिश यानी कि सरप्राइज समबडी वेरी मच, किसी को सरप्राइज कर देना। तो यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं सरप्राइज समबडी, किसी को क्या कर देना, चौंका देना, किसी को सरप्राइज कर देना। सरप्राइज समबडी वेरी मच, बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देना। दोनों का मीनिंग होता है, स्टार्टल की मैं बात करूँ या फिर एस्टोनिश की, तो ये सरप्राइज हो गया। इसका मतलब ये तो सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है, ये तो कभी नहीं हो सकता हमारे पास में, सरप्राइज। उसके बाद एम्यूज़, ये जो एम्यूज़ है इसको भी हम देख लेते हैं। एक वर्ड होता है आपके पास में एम्यूज़। एम्यूज़ का मीनिंग क्या होता है जनाब? अगर हम एम्यूज़ के मीनिंग की बात करें तो ये हो जाएगा समवन हु इज़ नॉट श्योर इफ़ देयर इज, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास में एम्यूज़ है ना। सो एम्यूज़ बोल सकते हो मनोरंजक, जिसको देखकर आपको क्या हो जाए, यानी कि थोड़ा सा किसी को हँसाना। सर्कस में आपने देखा होगा जो लोगों को हँसाते हैं, तो जो आपको मनोरंजन होता है ना, उसी चीज़ को हम एम्यूज़ बोलते हैं। यानी कि मेक समवन लाफ, या फिर स्माइल, किसी को हँसाना, किसी को जो है आपको स्माइल कराना, वही चीज़ हो जाएगी एम्यूज़ करना। मेक समवन, आपका हो जाएगा मेक समवन लाफ, या फिर स्माइल, किसी को हँसाना या फिर स्माइल कराना, एम्यूज़। एंडलेस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एंडलेस भी नहीं आएगा हमारे पास में। एम्यूज़ हमने बता दिया, तो क्या बचा है हमारे पास में? रिलैक्स। सो सरप्राइज समबडी वेरी मच, किसी को डरा देना, है ना, चौंका देना, उसका ही जो एंटोनिम आएगा वो आएगा हमारे पास में रिलैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में सी हो जाएगा, रिलैक्स यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्क ट्रांसक्राइब। अच्छा, ट्रांसक्राइब, ओके। ट्रांसक्राइब जानते हैं क्या होता है? देखिए, मेक अ रिटिन कॉपी ऑफ समथिंग, मेक अ रिटिन कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो मैं अभी फ़िलहाल बोल रहा हूँ, अपने जो, अगर आप नोट डाउन कर रहे होंगे कुछ चीज़ों को, सो आप जो कर रहे हैं ना, ये ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब करना। ऐसे ही जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, जजेस जो भी बोलते रहते हैं वहाँ पर, सो जो आपके क्लर्क होते हैं, तो जो जजेस की बातों को, जजमेंट को लिखा जाता है, जो क्लर्क करते हैं, टाइप जो करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं ट्रांसक्राइब करना। यानी कि किसी की कही हुई, मुँह से निकली हुई बातों को जो है, अगर आप उसको रिटिन फॉर्म दे रहे हैं, उसको ही हम ट्रांसक्राइब बोलते हैं। कॉपी करना भी, तो यहाँ से अगर आप बोलेंगे आंसर का, तो आंसर सिंपल सा है, सिनोनिम बोला है तो कॉपी करना, है ना। मेरी ही बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख ही तो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसको ही अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है मेक अ रिटिन, मेक अ रिटिन कॉपी ऑफ समथिंग, स्पेशली इन कोर्ट ऑफ लॉ, कॉपी ऑफ समथिंग, और कहीं पर भी, है ना। मेक अ रिटिन कॉपी ऑफ समथिंग, जो भी ज़बान से निकली हुई रिटिन डॉक्यूमेंट है उसकी अगर आप कॉपी बना रहे हो, उसको ही बोलते हैं हम ट्रांसक्राइब करना। सो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कॉपी करना।
ओवरटेक सो बिल्कुल भी नहीं, ट्रू तो सच होता है। एडोर, हाँ ये काफ़ी अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। एडोर मीनिंग होता क्या है, एडोर करना। एडोर मीन्स होता है लाइक करना, लाइक समबडी या फिर समथिंग वेरी मच, लाइक समथिंग, लाइक समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। जैसे कि हम बोलेंगे अगर आई लाइक यू, सो इंस्टेड ऑफ आई लाइक यू यू कैन से आई एडोर यू, आई एडोर यू। सो एडोर मीन्स लाइक समथिंग वेरी मच और समबडी। फाइंड द मीनिंग ऑफ फ्रेज, यहाँ पर फ्रेज दी है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। ओके, फ्रेज अगर आप देखिए, फ्रेज जो है हम भी फ्रेज भी देख चुके हैं कि 2-3 हमारे पास में इसमें एग्जाम में शायद 3 फ्रेजेस आई हैं। सो फ्रेजेस और आपके नरेशन के जो हैं 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे पास में, 3 फ्रेज से एंड 3 जो है आपके हो गए नरेशन से। ठीक है जनाब, सो काफ़ी अच्छा वेटेज है इसमें। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग होता है बिकम वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। इस फ्रेज का मीनिंग होता है बिकम वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। सो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। डिसलोकेट करना बिल्कुल भी नहीं, बी इनडिफरेंट नहीं, उदासीन तो नहीं, बी एयरबोर्न बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में टू लूज वंस टेम्पर, यानी अपना जो है पारा खो देना और गुस्सा हो जाना। टू लूज वंस टेम्पर, टेम्पर क्या होता है, पारा, यानी कि आपका जो भी अपने आप को ही अनकंट्रोल हो जाना थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ तो बिकम वेरी एंग्री एंड टू लूज वंस टेम्पर, दोनों का मतलब ही सेम होता है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है एंड शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ये वन वन हु अबेंडन रिलीजियस फेथ, सो जो भी अपने धर्म को त्याग देता है या फिर जो अपने रिलीजियस उसके फेथ हैं उसको ही त्यागने वाले को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम में आता है आपको पता है, चाहे जामिया हो या फिर आपका एएमयू हो। बहुत ही रिपीटेड, काफ़ी रिपीटेड बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो जाएगा वन हु अबेंडन हिज रिलीजियस फेथ, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। ठीक है, ये हो जाएगा अपोस्टेट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब समवन हु इज़ नॉट श्योर। सो एंड उसके बाद में हमारे पास में प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट जानते हैं क्या होता है, अपने आप को पूरी तरह किसी सामने वाले के, किसी और के सामने सबमिसिव हो जाना, पूरी तरह बिछ जाना, या फिर अगर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि सजदा करना। सजदा जो करते हैं मुस्लिम्स, उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट करना, सजदा करना, प्रोस्ट्रेशन। ओके, सबमिसिव होना, पूरा ही अपने आप को सर और अपने झुक जाना, मतलब जैसे कि चर्च में आपने देखा होगा पूरी तरीके से जो है क्या करते हैं, हम सजदा करते हैं, या फिर मॉस्क में हम सजदा करते हैं। तो वही चीज़ होती है, अपने आप को ज़मीन पर माथा टेक कर लेटना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्ट्रेट। प्रोफेन क्या है, सो प्रोफेन की अगर मैं बात करूँ, सो प्रोफेन से पहले मुझे कुछ और वर्ड्स हैं वो बताना चाहिए, जैसे कि सैक्रेड है। ठीक है, सैक्रेड जानते होंगे आप क्या होता है, यानी कि पवित्र, किसी चीज़ को पवित्र कोई बोलते हैं ना, वही हो जाएगा रिलीजियस। सो ये होते हैं जनाब इसके आपके सिनोनिम होते हैं प्रोफेन के दोनों ही, यानी कि रिलीजियस है, होली है, पाक है कोई चीज़, सैक्रेड एंड रिलीजियस। इसी का ही एंटोनिम होता है आपके पास में प्रोफेन। सो प्रोफेन क्या हो जाएगा, इररिलीजियस, है ना, इररिलीजियस, इररिलीजियस। एरिस्टोटल, ये कहाँ से दे दिया इन्होंने एरिस्टोटल, जनाब ये एरिस्टोटल नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्नोस्टिक था आपके पास में, आपके एग्जाम में एरिस्टोटल नहीं है, एग्नोस्टिक था। तो यहाँ लिख लेना आप एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एरिस्टोटल नहीं आएगा। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक कौन होता है, एग्नोस्टिक जानते हैं कौन होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जिसको, जो आदमी, इंसान श्योर ही नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस पे ही इनको डाउट होता है। तो एक तो एथिस्ट है, जिसको जो क्लियरली क्या बोलता है कि है ही नहीं कोड। थिस्ट कौन है, जिसको बिलीव है। एक एग्नोस्टिक होता है, एग्नोस्टिक का यही डिफरेंस है कि एग्जिस्टेंस को ये ना तो ये कह रहा है कि बिल्कुल है ही नहीं, जैसे कि एथिस्ट ने बोल दिया कि गॉड है ही नहीं, तो ये श्योर भी नहीं, ये श्योर ही नहीं है एक्चुअल में। अगर मुझे बात की जाए, मैं बात करूँ इसकी, तो इनको पता ही नहीं है, ये बोलते हैं कि है या नहीं है, हम इसके लिए श्योर नहीं है। सो इसको क्या बोलेंगे, समवन हु इज़ नॉट श्योर इफ़ देयर इज़ गॉड और नॉट। आप ये लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि एथिस्ट क्या है, वो कंप्लीटली उसने डिसएग्री कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन एग्नोस्टिक क्या है, समवन
समवन हु इज़ नॉट श्योर, जो श्योर नहीं है कि इफ़ देयर इज़ गॉड और नॉट, गॉड है या नहीं है, ये थोड़े से कन्फ्यूज़न में है, एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं। सो यहीं तक था आपके जो 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो ऑलमोस्ट 45 थे और हम लोग ने सब कर लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता देना, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली अपनी वीडियो में मिलते हैं, जो भी पेपर है आपका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।